हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट क्लास 10 फॉलो के लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे पास एक पेपर है 2024 बोर्ड का, ठीक है, जो कि पेपर पूछा जाएगा 2024 में। और इस पेपर से 45 से लेकर 55% तक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इस पेपर के सोल्यूशन को पूरा देख लो। और एक बच्चा है जो कि ये पेपर को सॉल्व किया है, ठीक है। और आज की कॉपी में चेक करके आपको बताने वाला हूं कि उसने किस प्रकार कॉपी लिखा है और उसे कितने नंबर मिलेंगे और कहाँ पे वो मिस्टेक किया है तो उसका नंबर कटेगा। ठीक है, तो गणित का या मैं आप लोगों को कॉपी बताने वाला हूँ, लिखकर पूरा लिखा हुआ है उसको मैं चेक करके बताऊंगा आप लोगों को। और इसमें जितने प्रश्न मैं आपको बताया हूँ सारे प्रश्नों को आप नोट कर लेना। और इसे मैं कहा हूं ना आपको कि 45 से 55% तक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत आप लोगों के लिए अहम है। दो चीज फायदा हो जाएगा, एक तो आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लोगे और साथ ही साथ ये भी जान जाओगे कि बोर्ड एग्जाम में मैथ की कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, यह आपका 2024 जैसा देख पा रहे हो, सत्र 2023-2024 का यह पेपर है, कक्षा 10वीं का गणित का। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और देखो, यह पेपर 70 नंबर का पूछा जाएगा और इसे हल करने के लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। उसने 3 घंटे में यह पेपर सॉल्व करके दिखाया हुआ है, देखते हैं कितना सही किया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो आएगा खंड अ। और खंड अ में आपके रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न OMR शीट पे उसने किया है और OMR शीट पे करना भी है। तो जब कॉपी चेक करने जाएगा एग्जामिनर तो वहां पे कॉपी कैसे चेक करेगा? सबसे पहले उसको OMR शीट मिली रहेगी, उसमें बस वो आंसर मिलाता जाएगा कि पहला का बी सही है, दूसरा का ए, तीसरा का बी, चौथा का ए, पांचवा का ए, छठा का ए, सातवें का सी सही है, आठवें का ए सही है, नौवें का सी सही है, 10वें का ए सही है, 11वें का ए, 12वें का ए, 13वें का सी सही है, और 14वें का डी सही है, 15वें का ए, 16वें का ए, 17वें का डी, 18वें का सी, 19 का बी और 20 का ए। इस तरह वो चेक करके अगर पूरा का पूरा सही रहेगा तो आपको 20 में 20 नंबर वो आपको दे देगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि 20 में 20 हो गया। ठीक है, तो इस तरह पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया और साथ ही साथ मैं आपको बता भी देता हूँ, क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन नोट कर पाओ। जैसे पहला क्वेश्चन था तो पहले का बी सही था, ये 15 क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, तो क्वेश्चन नोट कर लेना और इसका बी सही है। ठीक है, मैं सोल्यूशन नहीं बता, इसको कॉपी कैसे चेक होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सोल्यूशन थोड़ी होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आदमी रफ कार्य किया होता है और उसमें जिस प्रकार पहले का बी सही है तो तुरंत आपका पहले का बी रंगेगा, वो लिख के थोड़ी दिखाएगा कॉपी में। ठीक है, तो पहले का बी सही है। मैं फिलहाल आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। देखो दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो। दूसरे का जो है वो ए वाला सही है, सदैव अपरिमेय संख्या। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन आप नोट कर लो कि तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। तीसरे का बी सही था, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसलिए बी वाला हो जाएगा इसका। चौथे का उसने क्या सही किया था, चौथे का पहले क्वेश्चन आप पढ़ लो। चौथे का ए सही है 13, तो 13 जो है राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें देखो, पांचवा क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, तो पांचवें का ए सही था 45, तो 45 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 6, ये देखो ये क्वेश्चन 6 पूरा यहां तक दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 6 है, नोट कर लो। उसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है और क्वेश्चन 6 का ए सही है, ए और बी सही है, ए और बी दोनों सही है पहले वाला। सातवां क्वेश्चन नोट कर लो, सातवें का क्या सही था, उसने सी सही किया था, करड़ी में 34। ठीक है, इसके बाद आठवां मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन देख पाओ कि क्वेश्चन कौन सा है, नहीं तो अन्यथा OMR शीट में तो मैंने चेक करके बता ही दिया है। ठीक है, आठवां देखो, आठवें का ए सही है, क्वेश्चन बस आप नोट कर लो। इसी तरह 9, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसका सी होगा उपयुक्त दोनों, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तभी वो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। इतना तो जानकारी है आप लोगों को। 10वां प्रश्न नोट कर लो, 10वें का आपका ए सही है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 नोट कर लो। और प्रश्न नंबर 11 का ए सही था 1। इसी तरह 12 क्वेश्चन पढ़ लो और 12 का जो राइट आंसर किया था उसने 0 किया था, बिल्कुल सही था उसका। 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही किया था वो। 13 का आपका सी सही है, 1/2। इसी तरह 14 देख लो, ये 14 वाला क्वेश्चन है, उसका आपका डी सही है, कॉस ए। इसके बाद 15वां प्रश्न है और 15वां का उसने ए सही किया है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसके बाद 16वां प्रश्न देख लो,
16वां प्रश्न का ए सही है, एक गोला और एक बेलन। ठीक है, इसके बाद आइए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य है। तो 17 का डी सही है 5, उसको नोट कर लेना। 18वां प्रश्न देखो, 18वां का उसने सी सही किया था 33/2, बिल्कुल राइट आंसर था उसका। 19 का उसने बी सही किया था 33, ये भी क्वेश्चन उसका सही था। 20वें का उसने ए किया था 1/6, ये भी सही था। तो ये तो ओ एम आर शीट पे करने थे। ये आया आपका खंड ब। ठीक है, अब देखो खंड ब आ गया, और खंड ब में क्या है कि सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। पहला है स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, देखो उसको किस प्रकार लिखा है, मैं छोटा करके आपको दिखाता हूं। देखो ये बोर्ड की कॉपी है। तो देखो सबसे पहले उसने एडिंग डाला है खंड ब, बिल्कुल सही किया है। फिर प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क किया है। देखो प्रश्न उत्तर संख्या पहले का उसने क डाला है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। तो पहले का क, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क, इसी तरह डालना है। प्रश्न हमने पढ़ के आपको सुनाया ही था, क्या था कि स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 1 भाज्य संख्या क्यों है। तो उसने लिखा है सबसे पहले दिया है, दिया लिखे 3 × 5 × 7 + 7, 7 कॉमन ले लिया है तो 3 × 5 + 1 + 1, 7 15 1 16, तो 7 × 16 और 1 को तो हम लिख ही सकते हैं। लिखा है कि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है, यह एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है। कितने नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर उसको मिल गया। इसके बाद देखो प्रश्न पहले का ख, पहले का ख वाला देखो क्या है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 + sin थीटा, फिर एक कोष्टक में 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, फिर एक कोष्टक में 1 - cos थीटा का मान निकालिए। ये भी 2 नंबर का है। तो देखो हेडिंग पहले डाला है प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ख, दिया है cot थीटा बराबर 7/8, सही है, ज्ञात करना है ये चीज है। फिर इसको यहाँ से हल करना चालू कर दिया। देखो फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा काम किया है। आपको फार्मूला जरूर लिखना है, अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला लिख के ही उसको हल करो। देखो फार्मूला लिखा है फिर उसको हल किया है। ठीक है, फिर देखो उसी को हल किया है, फिर यहाँ पे भी 2 फार्मूला का यूज किया गया, तो दोनों फार्मूला लिखा है हुआ, फिर यहाँ पे उसको हल करके आंसर लाया 49/64। ठीक है, ये भी 2 नंबर इसको मिल गया। इसके बाद आगे बात करते हैं पहले का ग। देखो पहले का ग किया है, क्या है पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, ये भी प्रश्न 2 नंबर का है। देखो सबसे पहले चित्र बनाया है, 2 घन को जोड़ दिया है, घनाभ बन गया है। फिर लिखा है कि माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर, दिया है घन का आयतन, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल दिया है, बहुत अच्छी बात। इसके बाद घन की बीमा 8 सेंटीमीटर निकाला हुआ है, ये भी सही है। फिर उसने ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई ए जो कि 4 सेंटीमीटर था। फिर प्रश्नानुसार यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला देखो बिल्कुल सही लिखा है, फार्मूला लिखना है आपको। फार्मूला लिख दिया है, इसके बाद उसको हल किया है तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, बिल्कुल सही है, 2 नंबर इसको यहाँ मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो और अगला प्रश्न क्या है, ग हो गया, अब घ होगा। देखो घ को भी सॉल्व किया है। घ वाला प्रश्न क्या है कि आंकड़ा दिया हुआ उसका माध्य पूछा है कि माध्य निकालिए, वर्ग अंतराल भी दिया है, बारंबारता भी दिया है। 2 नंबर का प्रश्न है, देखो कैसे सॉल्व किया है, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। पहली बात तो हेडिंग डाला है प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ग, बिल्कुल सही किया है। इसके बाद एक वर्ग का बनाया है कॉलम, और एक एफ का बनाया हुआ है, एक एक्स का बनाया हुआ है, एक्स को वर्ग चिन्ह बोलते हैं। फिर डी निकाला हुआ है, फिर यू निकाला है, फिर एफ यू निकाला है, बिल्कुल सही। इसके बाद किस विधि से हल किया, यह भी नाम लिखा हुआ है कि पग विचलन विधि से किया हुआ है, उसका फार्मूला भी लिखा हुआ है। इसके बाद ए कल्पित माध्य है, उसका वैल्यू निकाला है। फिर एक्स जो कि हमें माध्य निकालना था, कितना आया है 42.6, बिल्कुल सही है, 2 नंबर इसको मिल गया। ठीक है, देखो इस तरह है, इसका सोल्यूशन यहाँ है, आप नोट कर लेना। ठीक है, मैं पूरा दिखा रहा हूं ताकि आप सोल्यूशन उसका नोट कर लो। इसके बाद अगला प्रश्न किया है ड़ वाला। ड़ वाला क्या है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक दिया है -6, 10 और बी का निर्देशांक दिया है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यह प्रश्न 2 नंबर के लिए है। देखिए कैसे सॉल्व किया है, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ड़।
पहली बात को ए और बी दो बिंदु माना है और एक बिंदु पी माना है और कह रहा है कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उसने मान लिया है कि m संबंध m2 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजन सूत्र भी लिखा हुआ है, देखो सूत्र कितना अच्छे से लिखा है। तो विभाजन सूत्र लिख के तब इसको हल किया है और अनुपात लिया है 2:7, बिल्कुल सही है और इसको यहाँ पे 2 नंबर मिल गया। क्लियर है। चलो इसके बाद पहले का च क्या है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से क्या हो, समदूरस्थ हो। ठीक है, ये भी प्रश्न 2 नंबर का है। देखो उसने लिखा है ए और बी दो बिंदु मान लिया है, एक बिंदु पी मान लिया जिसका निर्देशांक x, y है और यह ए से और बी से दोनों समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे है। फिर प्रश्नानुसार उसने लिखा है कि ए पी और पी बी दोनों दूरियां समान है, बिल्कुल सही है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखा हुआ है और दोनों को हल किया हुआ है। यहाँ पे फार्मूला की आवश्यकता पड़ी है तो फार्मूला भी लिखकर बताया गया है कि इस फार्मूले पे हमने इसको हल किया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिया है और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिया है। दोनों पक्षों को हल करने के बाद उसने एक्स और वाई में संबंध ये दर्शाया है 3x + y - 5 = 0। और जब भी आंसर होता है उसको कोष्टक में घेर दिया करो ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उसको कि यही आंसर है। आगे आंसर भी लिखा है, 2 नंबर इसको मिल गया। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रश्न दूसरा। अब दूसरा का क बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 6 खंड हैं, 5 खंडों को हल करना है जिसमें क वाला है कि द्विघात बहुपद 6x² - के 3 - के 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। पहली बात कि शून्य ज्ञात करना है और बोला है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 4 नंबर के लिए सत्यता की जांच भी करना है। तो देखो प्रश्न उत्तर दूसरा का पहली बात कि शून्यकों के लिए, शून्य के लिए क्या होता है कि जो बहुपद होता है वो 0 के बराबर होता है। अब देखो जो बहुपद दिया था उसको 0 के बराबर करके समीकरण निकाल दिया है। यहाँ पे x का वैल्यू निकाला है जो कि अल्फा मान लिया है और एक x का वैल्यू आया जिसको बीटा मान लिया है। 2 मूल उसको मालूम चल गए, मतलब 2 शून्य को मालूम चल गए। 1 शून्य 3/2 बिल्कुल सही, 1 शून्य को -1/3, इसमें इसको 2 नंबर मिल गया। यह प्रश्न 4 नंबर का है लेकिन 2 नंबर सिर्फ इसको मिला। 2 नंबर सत्यता की जांच में मिलता है। देखेंगे इधर किया है कि नहीं। देखो बिल्कुल किया हुआ है, सत्यता की जांच भी किया हुआ है। पहले शून्यकों का योगफल निकाला है, देखो 7/6 7/6 बराबर आ गया, बिल्कुल सही, 1 नंबर इसमें दिया जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल ये भी सही किया, 1 नंबर इसको। तो 1 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, 4 नंबर तब जाके उसको मिलेगा। ये नहीं कि बस आपने शून्य का निकाल दिया तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, नहीं, आपको सत्यता की जांच भी करना होगा। 1 नंबर शून्यकों का योगफल पर मिलेगा, 1 नंबर शून्यकों का गुणनफल पर मिलेगा। चलो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो उसने किया हुआ है 2 का ख, ये वाला किया है 2 का ख। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, यह भी प्रश्न 4 नंबर का है। प्रश्न आपने पढ़ लिया। देखो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख, हेडिंग बहुत अच्छा डाला हुआ है। लिखा है कि माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। ठीक, प्रथम शर्त के अनुसार समीकरण पहला निकाल दिया है और द्वितीय शर्त के अनुसार समीकरण दूसरा है। इसके बाद बोला कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब मान रखा है तो यहाँ पे उसको x का वैल्यू प्राप्त हुआ है। अब x का मान 2 ठे आया है, x बराबर 18, x बराबर -10। तो -10 तो कभी नहीं हो सकता, इसको काटा हुआ है, x बराबर 18 आया है। ठीक है, अब वही x बराबर 18 का वैल्यू इस समीकरण में रखकर y का वैल्यू निकाल दिया है। तो बड़ी संख्या x माना है था 18 आ गया, छोटी संख्या y माना था तो 12 आ गया, बिल्कुल सही है। इसमें इसको कितने नंबर, 4 नंबर मिल गए। ठीक है, चलो देखो इस तरह टॉपर लिखते हैं, बहुत अच्छा से लिखा है, अब तक तो बहुत अच्छा किया है। फिर दूसरे का ग किया हुआ है। दूसरे का ग देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। 4 नंबर का देखो बिल्कुल किया है। पहले एक वृत्त बनाया है, उसका एक यहाँ पे बनाया हुआ है व्यास, और व्यास जो बिंदु है उस पर खींची गई जो रेखा है एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश, वो दोनों समांतर है, उसको सिद्ध करना है। देखो लिखा है सिद्ध करना है क्या कि एक्स वाई जो है वो समानांतर होंगे एक्स डैश वाई डैश के। ठीक, फिर लिखा है कि हम जानते हैं कि प्रमेय 10.1 से उसने समीकरण 1 समीकरण 2 निकाला है। अब बोला है इसमें लिखा है कि एकांतर कोण बराबर है, तो बोला है कि एकांतर कोण अगर समान होगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों समांतर ही होंगी। बिल्कुल सही काम किया है, 4 नंबर इसको दे दिया जाएगा, कहीं गलत नहीं किया है बिल्कुल भी। इसके बाद देखो आगे घ,
सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, संपूरक होता है। 4 नंबर का ये प्रश्न है। चलो देखो चित्र बनाया हुआ है, सिद्ध करना है कि संपूरक होता है, मतलब 180 अंश का होता है दोनों का एक फल। प्रमेय 10.1 से उसने हल किया है और देखो 180 अंश सिद्ध भी कर दिया, हैंस प्रूफ। 4 नंबर इसको मिल गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, वीडियो को डाउनलोड कर लो और इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। और इसमें से मैंने कहा ना कि 40 से 45% क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद पहला का च किया हुआ है। ठीक है, पहला का च उसको छोड़ दिया है, मतलब 5 ही करना था ना। चलो इसको भी मैं करके दिखा दूंगा अभी आप लोगों को, लेकिन उसको 5 ही करना था तो इसलिए च वाला किया। मैं इसको अभी करके दिखाऊंगा। देखो क्या है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5, यदि बारंबारताओं का योग दिया है 60 तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता को दिया हुआ है। देखो क्या हल किया वो प्रश्न उत्तर पहले का च, ठीक। वर्ग एफ और सी एफ कुल सब कुछ निकाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो टोटल 60 लाया हुआ है, सी एफ का वैल्यू 5 + x लिखा हुआ है, एफ का वैल्यू 20, वर्ग अंतराल 20 और 30 में पाया जाएगा। इसके बाद उसने क्या किया है कि 60 को इसके बराबर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि एफ का वैल्यू जो होता है वो सी एफ की योगफल के बराबर होता है। बराबर करके एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कर दिया है। फिर माध्यक दिया हुआ है 28.5, फिर 28.5 को वो खोजा कि किस वर्ग अंतराल में है, तो वो 20 और 30 के वर्ग अंतराल में है 28.5। इसके बाद देखो माध्यक वर्ग पूरा डिटेल में लिखकर माध्यक का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है उसने, और इसके बाद यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल दिया है और यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल दिया है। और एक्स और वाई का वैल्यू पूछा था, एक्स बराबर 8 वाई बराबर 7, बिल्कुल सही है, इसलिए उसको 4 नंबर दे दिया जाएगा। इसके बाद देखो ये पहले का बड़ा वाला है जो छूट गया था, हालांकि 5 ही करना था लेकिन मैं सब बता देता हूं आपको। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छाया निकाल ली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद पहला में लाल हो और दूसरा लाल नहीं हो। इसको देखो कैसे हल किया है। एक थैला बना दिया है, लाल 3 है काला 5, टोटल उसने 8 कर दिया। लाल गेंद की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव कितना आना चाहिए था 3 और कुल परिणाम कितना है 8, मतलब लाल होने का बताया था ना, तो लाल होने की कितनी प्रायिकता है 3, तो 3 और कुल परिणाम 8, बिल्कुल सही। 2 नंबर इसको मिल गया इसमें। फिर लाल न होने की प्रायिकता, तो होने की प्रायिकता कितनी थी 3/8, और न होने की प्रायिकता मतलब एक में से घटा दो 5/8 आ जाएगा, बिल्कुल सही। 2 नंबर इसमें मिल जाएगा, मतलब टोटल उसको 4 नंबर मिल गया। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है दीर्घ वाला प्रश्न, जो 6 नंबर का प्रश्न किया हुआ है। 6 नंबर का तीसरे का दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन इसने दोनों किया हुआ है ताकि मैं इसलिए उसको करवाया हूं कि ताकि आपको पूरा सोल्यूशन मिल पाए। जैसे तीसरे का ए वाला, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66। यदि संख्या के अंकों का अंतर अगर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्याएं कितनी है ये बताना है। ठीक है, 6 नंबर का है। तो देखो पहली बात कि उसने बोला है कि माना इकाई का अंक x माना है, दाई का y माना है। वास्तविक रूप इसका यह हो जाएगा, अंकों को पलटेंगे तो यह रूप हो जाएगा। प्रथम शर्तानुसार बोला था कि दोनों को, जो पहली संख्या और पलटने वाली संख्या दोनों का योग 66 है, उससे पहला समीकरण निकाल दिया है। इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, उसने x बराबर 4 और y बराबर 4 निकाल दिया है। पहली संख्या 24, दूसरी संख्या 42, ऐसी 2 संख्याएं हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है, और इसमें इनको 6 नंबर दिया जाएगा क्योंकि 6 नंबर का है। भाई सही किया तो पूरा नंबर तो मिलना ही चाहिए उसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद देखो तीसरे का अथवा किया हुआ है। तीसरे का अथवा ये वाला, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? 6 नंबर का यह प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न आपको दिख रहा है ना, पूरा प्रश्न पढ़ लेना। इसको देखो, पहले बोला है कि नूरी की वर्तमान आयु x मान लिया है, सोनू की वर्तमान आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x-5 हो जाएगी, अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y-5, बिल्कुल सही। प्रथम शर्तानुसार कह रहा था 3 गुना है तो उससे समीकरण पहला निकाल दिया है। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x+10 और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y+10, बिल्कुल सही। इसके बाद उसको बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु दुगनी रह जाएगी। इसके बाद वहां से समीकरण दूसरा निकाल दिया है। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को हल किया है, घटाने पर तो y बराबर 20 आ गया है। y को मान पहले वाले समीकरण में रखकर x का वैल्यू निकाल दिया है।
नूरी की आयु 50 वर्ष, क्योंकि x का वैल्यू था, और सोनू की आयु y माना था जो कि 20 वर्ष से बिल्कुल सही है। 6 नंबर तो देना ही चाहिए इसको। ठीक है, चलो फिर क्या किया है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 हल किया हुआ है। ये प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और प्रश्न कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। ठीक है, देखते हैं। पहली बात कि ये चित्र बनाया हुआ है, ये चित्र बना लेना आप लोग। फिर उसने बोला है कि ईडीए में पहले एक्स का वैल्यू निकाला है, इसके बाद त्रिभुज ईसीबी में, ईसीबी बड़े वाले त्रिभुज में उसने जाकर एस का वैल्यू निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल दिया है और यहाँ पे एच का वैल्यू निकालने के बाद बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पूछा था जो कि इतना मीटर लाया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके बाद दो भवनों के बीच की दूरी पूछा था जो कि दोनों का आंसर सेम ही होगा, 12 + 4 कड़ी में 3, ये भी 12 + 4 कड़ी में 3, मतलब 6 नंबर इसको दे दिए जाएंगे। दोनों का आंसर सेम है, सही किया भी है। इसके बाद आगे आइए, अगला प्रश्न उसका चौथा का अथवा किया हुआ है। आगे चौथा का अथवा मतलब दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है आप लोगों को, इतना याद रखना, दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं हल करवाया हूं ताकि आपको सबका आंसर मालूम चल पाए। एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक ही करना है, इतना याद रखना। इसके बाद देखो, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज मतलब झंडे को लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और करड़ी में 3 का वैल्यू आप 1.732 रख सकते हो। यह प्रश्न 6 नंबर का है। प्रश्न आपको दिख रहा है ना, पूरा नोट कर लो। इसके बाद देखो उसको हल किया है, प्रश्न उत्तर संख्या 14 का अथवा, हेडिंग बढ़िया डाला हुआ है। ध्वज दंड की लंबाई उसने QA मान लिया है, QA। बिंदु P से भवन की दूरी PB, मतलब P से B की दूरी PB निकालना है, चित्र बना लेना। फिर PBA में, त्रिभुज PBA में उसने PB की दूरी निकाल लिया है जो कि 10 करड़ी में 3 आया है। PB मतलब क्या, बिंदु P से भवन की दूरी निकल दिया है, बिल्कुल सही है। फिर QBP में, त्रिभुज QBP में उसने 10P का वैल्यू रखकर, और यहाँ पे उसने यहाँ पे हल करते करते आंसर यहाँ पे लिखा है QA मतलब ध्वज दंड की लंबाई उसने सही निकाला है। तो ये भी लंबाई सही है, ये भी दोनों सही है, तो इसलिए उसको 6 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। चलिए अगला प्रश्न देखो, पांचवा, जो कि लास्ट प्रश्न है। पांचवा हल किया हुआ है, देखो कितना बड़ा प्रश्न है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर ही जो खुला हुआ भाग है उसके सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में से शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना। और ये प्रश्न कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। ठीक है, देखिए कैसे हल किया है। सबसे पहले देखो, ये बर्तन है उल्टे शंकु के आकार का, इसमें गोलियां छोटी छोटी डाली गई हैं। ठीक है, और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बताया है। जो छोटे छोटे गोले हैं उनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, और ये कितना ऊंचाई का है, 8 सेंटीमीटर का। चित्र बढ़िया बनाया है। माना शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर माना है, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर माना है। फिर लिखा है माना शीशे की n गोलियां शंकु में। ठीक, शीशे की गोलियों का आयतन जो है वो बाहर निकले हुए पानी के आयतन के बराबर उसने बोला है। फिर उसने एक गोली का आयतन n में गुणा किया है संख्याओं में, और शंकु का आयतन कितना है, 1/4। ठीक है, इसके बाद उसने फार्मूला लिखा हुआ है। फिर फार्मूला लिखते हुए उसने कटा 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 कर n मतलब संख्या निकाला है। कितनी गोलियां हैं, 100 गोलियां। आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए 6 नंबर उसको दिया जाएगा। मतलब काटा पीटा कर अच्छा से लिखा है, n बराबर 100, उतना आंसर ही आएगा उसका, और उसने सही लिखा भी है, इसलिए उसको 6 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद पांचवा देखो, मैथ में आपके राइटिंग पे नंबर नहीं कटता है। मैथ में अगर आपका आंसर सही है तो पूरा का पूरा नंबर मिलता है, यही खासियत होता है। अगर दूसरी रहती तो राइटिंग में थोड़ा कट भी जाता, लेकिन मैथ में राइटिंग में नंबर नहीं कटता, इतना याद रखना। ये मत सोचना कि सर उसको 6 में 6, 4 में 4 क्यों दे रहे हैं, राइटिंग उसकी थोड़ी खराब है। राइटिंग खराब से नहीं होता, मैथ में अगर आपने सही लिखा है तो पूरा नंबर दिया जाएगा आपको। देखो, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है 8.5 सेंटीमीटर है।
इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन जो है 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन पाई का वैल्यू कितना है 3.14। और यह प्रश्न 6 नंबर का है। प्रश्न दिख रहा है, उसको नोट कर लो, उसको हल किया है। देखो पहले चित्र बनाया है, बोला था ना एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन आकार की गर्दन, देखो बेलन आकार की गर्दन है और यह 8 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो है छोटी 2 सेंटीमीटर है और यह यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई 8.5 सेंटीमीटर है। उसने बोला है कि माना गोले की त्रिज्या आर है, मतलब उसका व्यास इतना है, उसका त्रिज्या निकाल दिया है। अब बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर है तो उसको 1 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ से व्यास में 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या उसका आधा करोगे तभी त्रिज्या निकलेगा। कुल आयतन क्या होगा, गोले का आयतन और बेलन का आयतन मिलाएंगे, दोनों का फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसको हल कर दिया है तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, इसको 6 नंबर दे दिया जाएगा। ये पूरे के पूरे पेपर को हल कर दिया और इसने पूरे के पूरे पेपर को यहाँ पे हल कर दिया तो इसको कितने नंबर मिल गए, ठीक है 20 नंबर उसमें 50, 70 में 70 नंबर उसको मिल गए, 70 में 70 नंबर उसको यहाँ पे मिल गए और ए ग्रेड उसको मिल गया, A++ ग्रेड उसको मिल गया। तो मैथ में यही खासियत होता है, अगर आपने सही लिखा है तो बिल्कुल सही नंबर आपको टोटल दिए जाएंगे, एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा। तो पूरा का पूरा इस पेपर का सोल्यूशन बता दिया, इससे आपको 40 से 45% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरे प्यारों से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।